मैं कौशल्या शास्त्री, सहायक प्राध्यापक हिंदी, इंदिरा गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय वैशाली नगर भिलाई में पदस्थ हूँ। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से स्नातक प्रथम वर्ष आधार पाठ्यक्रम प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी भाषा के अंतर्गत पल्लवन पर चर्चा करेंगे। आइए हम पल्लवन पर चर्चा करते हैं। पल्लवन का अर्थ है विस्तारण। यह संक्षेपण का ठीक उल्टा है। संक्षेपण में शब्द की सीमा का बंधन होता है। यह मूल अवतरण का 1/3 होता है, जबकि पल्लवन की कोई सीमा नहीं होती है। यह मूल अवतरण से बड़ा होता है। पल्लवन की परिभाषा देते हुए प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है, पल्लवन का अर्थ होता है पल्लव उत्पन्न करना, अर्थात विषय का विस्तार करना। पल्लवन की परिभाषा देते हुए डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने कहा है, किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं, अर्थात किसी भी सुक्तिबद्ध कथन के मूल विचारों या भावों को विभिन्न उदाहरणों या दृष्टांतों के द्वारा विस्तार पूर्वक उद्घाटित करना पल्लवन है। जैसे सबे दिन होत न एक समान। इस सुक्ति का मूल भाव यही है कि प्रकृति सदा परिवर्तनशील है। जीवन और संसार की गति सदा बदलती रहती है। सुख दुख आनंद वैभव जीवन में स्थिर नहीं रहते। अब हम बात करते हैं पल्लवन का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हमारे जीवन में जितना संक्षेपण का महत्व है उतना पल्लवन का नहीं है। संक्षेपण का प्रशासनिक और व्यावसायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आज कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या व्यवसायी लंबे चौड़े पत्र को पढ़ना नहीं चाहता है, बल्कि उन्हें जिस समस्या पर निर्णय लेना होता है उससे संबंधित पत्र के सार से ही समस्या का समाधान कर लेना चाहते हैं। किंतु जीवन में पल्लवन का भी बहुत महत्व है। कभी कभी कुछ विचारकों और लेखकों के विचार इतने गूढ़ होते हैं कि उन्हें अच्छी तरह से समझने के लिए पल्लवन की आवश्यकता होती है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध क्रोध के इस वाक्य को ले सकते हैं, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। इस कथन को समझने के लिए पल्लवन करना आवश्यक है। आइए अब हम यह जान लेते हैं कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा कैसे है। उदाहरण स्वरूप हमारे पास कच्चा आम है। कच्चे आम का अचार या मुरब्बा बना दिया जाए तो वह 1 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक खाने योग्य रहता है, और यदि उस कच्चे आम को बिना अचार बनाए रख दिया जाए तो वह 10-15 दिन में सड़ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्रोध की। क्रोध से हम सब परिचित हैं। क्रोध हर व्यक्ति के हृदय में होता है और यह क्रोध क्षणिक होता है। जैसे यदि कोई हमें धक्का दे देता है तो हमें तत्काल क्रोध आ जाता है, और यदि हम भी उसी क्षण उसे धक्का दे देते हैं तो हमारा क्रोध शांत हो जाता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें चोट पहुंचाकर भाग जाए, तब हमें क्रोध तो आता है, पर चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति भाग चुका है। तब हम यह ठान लेते हैं कि वह जब मिलेगा तब हम उससे चोट पहुंचाकर बदला लेंगे। क्रोध यहाँ शांत नहीं होता है, बल्कि यह क्रोध लंबे समय तक हमारे हृदय में दबा रहता है, और यही बैर कहलाता है। तो हुआ न बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा। इस प्रकार कुछ विचारकों और लेखकों के गूढ़ विचारों को समझने के लिए पल्लवन की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं पल्लवन तथा अन्य रचना रूप की। पल्लवन, स्पष्टीकरण,
व्याख्या, भावार्थ और आशय से भिन्न है। अब हम पल्लवन और स्पष्टीकरण को लेते हैं। दोनों का मूल आधार विस्तार है, पर फिर भी दोनों समान नहीं हैं। स्पष्टीकरण के अंतर्गत अवतरण में आई दुरूहता दृष्टांत, उपमान या व्याख्या के द्वारा स्पष्ट किया जाता है, जबकि पल्लवन में मूल भाव का प्रसार व उसके मार्मिक पहलुओं का उद्घाटन करना होता है। इसी प्रकार पल्लवन और व्याख्या को लेते हैं। व्याख्या में गद्यांश और पद्यांश की पंक्तियों को और विचारों को स्पष्ट किया जाता है, किंतु पल्लवन में गद्य या पद्य की विशेषताओं को उद्घाटित नहीं किया जाता है। अब हम पल्लवन और भावार्थ को लेते हैं। भावार्थ के लिए किसी बड़ी रचना की अथवा अवतरण की आवश्यकता होती है, किंतु पल्लवन में एक वाक्य या सूक्तिबद्ध कथन की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं पल्लवन और आशय की। आशय और पल्लवन दोनों का आधार विस्तार ही है। आशय का आकार या उसकी सीमा निश्चित नहीं होती है। आलोचकों के अनुसार इसका आकार बड़ा या छोटा हो सकता है। यह आलोचक की भाषा शैली में कसावट पर निर्भर करता है। जबकि पल्लवन मूल से बड़ा या छोटा नहीं, बल्कि मूल से बड़ा ही होता है। आइए अब हम बात करते हैं विस्तारक की। पल्लवन करने वाले को विस्तारक कहते हैं और पल्लवन करने में जो निपुण हो उसे कुशल विस्तारक कहते हैं। कुशल विस्तारक के गुणों की हम चर्चा करते हैं। कुशल विस्तारक में जो गुण होने चाहिए उसमें सबसे पहला गुण है अध्ययनशीलता। कुशल विस्तारक को अध्ययनशील होना चाहिए। इतिहास, भूगोल, साहित्य, कला, विज्ञान, दर्शन, इतिहास आदि विषयों में उसकी रुचि होनी चाहिए। वह सभी ग्रंथों को पढ़े ये संभव तो नहीं है, इसलिए विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की उसमें रुचि होनी चाहिए। कुशल विस्तारक का दूसरा गुण है सूक्ष्म निरीक्षणी दृष्टि। कुशल विस्तारक की सूक्ष्म निरीक्षण करने वाली दृष्टि होनी चाहिए ताकि सूक्तिबद्ध कथन के मूल भाव को शीघ्रता से समझ सके। कुशल विस्तारक का तीसरा गुण है तार्किकता। कुशल विस्तारक में तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। यदि वह तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखता है तो पल्लवन में क्रमबद्धता और तारतम्यता बनी रहेगी। चौथा गुण है तटस्थता। कुशल विस्तारक को पल्लवन करते समय तटस्थ रहना चाहिए। किसी से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष होकर मूल भाव का विस्तार करना चाहिए। पांचवा गुण है व्याख्या शक्ति संपन्न होना चाहिए, अर्थात कुशल विस्तारक व्याख्या शक्ति संपन्न होगा तभी उदाहरण या दृष्टांतों द्वारा पल्लवन करने में सफल होगा। छठवां गुण है भाषा अधिकार। कुशल विस्तारक के लिए यह भी आवश्यक है कि भाषा पर उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सातवां गुण है मेधावी होना। विस्तारक को मेधावी होना चाहिए। मेधा का तात्पर्य बुद्धि से है और बुद्धि जन्मजात होती है, पर विद्या द्वारा इसको प्रखर बनाया जा सकता है। आठवां गुण है अभ्यास। व्यक्ति कितना भी मेधावी हो, तार्किक हो या अध्ययनशील हो, पल्लवन के लिए अभ्यास आवश्यक है।
आइए अब हम बात करते हैं पल्लवन की विधि की। पल्लवन की सबसे पहली विधि है वाचन। सूक्ति या वाक्य को कई बार पढ़ना चाहिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार। जब तक मूल भाव समझ में न आए तब तक पढ़ना चाहिए। दूसरी विधि है मूल भावों के पोषक भावों की खोज। मूल भाव के साथ सहायक भाव भी होते हैं, उन्हें पहचानना आवश्यक है। तीसरी विधि है अनुक्रम से लेखन। मूल भाव और सहायक भाव को महत्व के क्रम से लिखना चाहिए। चौथी विधि है आवश्यक दृष्टांतों, उदाहरणों और विवरणों का लेखन। मूल भाव और सहायक भाव को लिखने के बाद उनको पुष्ट करने वाले उदाहरणों और दृष्टांतों को भी लिखना चाहिए। पांचवी विधि है प्रथम प्रारूप। पूर्व में बताई गई इस विधि का प्रयोग करके उन सभी प्रक्रियाओं के बाद प्रथम प्रारूप या ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए और पूरे पल्लवन को एक अनुच्छेद में लिख डालना चाहिए। उसके बाद अगली विधि है प्रारूप का निरीक्षण करना। जब हमारा पल्लवन तैयार हो जाए तो उसका हमें निरीक्षण करना चाहिए और निरीक्षण करते समय कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अनावश्यक या अप्रासंगिक बातें यदि पल्लवन में आ गई हों तो उसे हटा देना चाहिए और उसमें जो कुछ भी लिखा गया है उसका मूल भाव से संबंध होना चाहिए, अन्यथा उन्हें भी हटा देना चाहिए। पल्लवन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पल्लवन सरल भाषा में हो और पल्लवन में व्याकरण संबंधी यदि दोष हो तो उसे भी दूर करना चाहिए और मूल भाव की टीका, टिप्पणी या आलोचना नहीं होनी चाहिए क्योंकि विस्तारक तटस्थ होता है और विस्तार या पल्लवन अन्य पुरुष में होना चाहिए। पल्लवन करते समय पहले और अंतिम वाक्य में मूल भाव परिलक्षित होना चाहिए। पल्लवन अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो निबंध और पल्लवन में अंतर नहीं रह जाएगा। इस प्रकार आशा करती हूँ कि यह आपके अध्ययन में सहायक होगा। धन्यवाद।